तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 नवंबर, मतलब कल का जो न्यूज़पेपर था उसका डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़ में थे जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल यूथ ग्राम सभा। ग्राम सभा का नाम आपने सुना होगा। तो यूथ ग्राम सभा क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब समझने वाले हैं। और सिलेबस की बात करें तो जीएस पेपर 2 मेंस का सिलेबस होता है। और टॉपिक सब्जेक्ट जो होता है पॉलिटी, गवर्नेंस, इन सब्जेक्ट का ये पार्ट है। टॉपिक नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे बाहुबली रॉकेट इंजेक्ट्स हेवीएस्ट इंडियन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। इंडियन सैटेलाइट को ऑर्बिट में, मतलब ऑर्बिट में क्या किया गया है, इंजेक्ट कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और सिलेबस, मेंस का सिलेबस देखें तो कहाँ आएगा, जीएस पेपर 3 में आएगा। थर्ड टॉपिक इज सीएजी ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सीएजी क्या है? सीएजी पॉलिटी का पार्ट है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम गवर्नेंस का पार्ट है। पॉलिटी गवर्नेंस दोनों मिला के जीएस पेपर 2 का पार्ट बनता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और जब हम न्यूज़पेपर के टॉपिक डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे कीवर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलता है, बहुत सारा की फ्रेजेस सीखने के लिए मिलता है जो कि आप मेंस आंसर राइटिंग में डायरेक्टली यूज करोगे। और वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। आज का किया, आज कुछ कीवर्ड सीखा, कल करेंगे, कल कुछ कीवर्ड सीखेंगे। तो वो सारे कीवर्ड्स आप नोट करते जाओ, है ना। बाकी और कुछ नोट नहीं करना है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब रिवाइज होगा। बट कीवर्ड्स जैसे जैसे नोट करते जाओगे वैसे वैसे दिमाग में बिल्डअप होते जाएगा। ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट्स के बारे में, ये आपको साइंस की क्लासेज में पढ़ाया जाता है जब साइंस की क्लासेज होगी। ये सीएजी के बारे में जब पॉलिटी की क्लासेज होंगी तो पढ़ाया जाता है। और ये ग्राम सभा जब पॉलिटी की क्लासेज होंगी तो पढ़ाया जाता है। बट ये तीनों से रिलेटेड क्या है, करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स सीखो। कीवर्ड्स जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको कमेंट में लिखेंगे, और आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसका नोट्स बनाओगे। ठीक है। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मॉडल यूथ ग्राम सभा। व्हाट इज मॉडल यूथ ग्राम सभा? अब ग्राम सभा का नाम आपने सुना होगा। गांव में, विलेज में, पंचायत में जो यूथ, जो एजुकेटेड, एजुकेटेड तो नहीं बोलूंगा, जो एडल्ट लोग हैं, एडल्ट लोगों का जो सभा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। वो सभा किस लिए लगता है? जो विलेज का पूरा इश्यूज होता है, इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए, सॉल्यूशंस को निकालने के लिए, है ना। विलेज में क्या काम पहले होना चाहिए, स्कूल पहले बनना चाहिए या छोटा प्राइमरी हॉस्पिटल पहले बनना चाहिए, या ये सड़क पहले बननी चाहिए, या पहले थोड़ा जो छोटा मोटा रिवर है, रिवर की वजह से फ्लड है, वो पहले इशू देखना पड़ेगा, या वहाँ पे कोई हाट है उसके बारे में डिस्कस करना है, या वहाँ कोई फेस्टिवल होना है उसके बारे में डिस्कस करना है। ये सब सारी चीजें कंसेंसस से, सहमति से कहाँ पे ली जाती हैं, ग्राम सभा में ली जाती। हजारों सालों से इंडिया में ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है, हजारों सालों से, है ना। जब पूरे वर्ल्ड को डेमोक्रेसी और ये सब सारी चीजें नहीं पता थी तब भी इंडिया ग्राम सभा की हेल्प से, हम लोग ग्राम सभा वगैरह का आयोजन इंडिया के अलग अलग पार्ट में होता रहता था। और जब इंडिया आजाद हुआ तो ग्राम सभा और इससे रिलेटेड जो पंचायत है, पंचायत कहाँ आगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मेंशन कर दिया गया। ठीक है। अब ग्राम सभा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ है विजन ऑफ मॉडल यूथ ग्राम सभा। यूथ मतलब यहाँ बात हो रही है यूथ की, बेसिकली स्टूडेंट्स की, कि स्कूलों में या फिर जो भी आपके इंटर कॉलेजेस होते हैं 11 12 तक, वहां पे यूथ्स को ग्राम सभा जैसा सेटअप में ग्राम सभा का एक फील देना। ग्राम सभा क्या काम करता है उसको एजुकेट करना, उनसे उनको लर्निंग दिलवाना। तो इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है, इसको हम समझते हैं। इंडियाज डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर रेस्ट ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस के एवरी लेवल पे सिटीजन का क्या चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है। पानी चाहिए आपको, पानी पी लीजिए। While institutions like the Lok Sabha and Vidhan Sabha are well recognized, the Gram Sabha established under Article 243A of the Constitution represents the purest expression of participatory democracy where people directly engage in local decision making. मतलब जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम लोग एमपी की बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोग दिल्ली में बैठते हैं पार्लियामेंट में,
हम एमएलए की बात करते हैं, विधायक जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं अलग अलग स्टेट के कैपिटल में। फॉर एग्जांपल यहाँ गुवाहाटी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अपना, असम लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पे। लेकिन हम पंचायत की बात इतना ज्यादा नहीं करते हैं। वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा मेंशन्ड है। अब जब गांव के लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक कीवर्ड हो गया पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। द मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव सीक्स टू फोस्टर दिस डेमोक्रेटिक स्पिरिट अमॉन्ग द यूथ बाय सिमुलेटिंग ग्राम सभा डिलिब्रेशन विद इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल और कॉलेजेस में ग्राम सभा कैसे काम करती है उसको सिमुलेट करना, मिमिक करना, वैसा ही एक्ट कराना, जिससे कि यूथ जो होते हैं, जो स्कूलों में है और जो कॉलेजेस में है, ग्राम सभा के फंक्शनिंग को बेटर सीख पाए, है ना। उनके अंदर वो चीज डेवलप हो कि ग्राम सभा में जब वो बड़े होंगे तो उनको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से इंगेज करना है। समझ में आई बात? तो यही चीज क्या है? मॉडल यूथ ग्राम सभा। मॉडल मतलब एक मॉडल है जिसको सब जगह अडॉप्ट किया जाना चाहिए। मॉडल यूथ ग्राम सभा किसने इनिशिएट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, है ना, क्योंकि ग्राम सभा किसके अंदर आता है? पंचायती राज। बट यहाँ यूथ की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, कॉलेज की बात हो रही है, तो साथ में कौन सी मिनिस्ट्री कोलैबोरेट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जिसको कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एक एकलव्य मॉडल स्कूल है। एकलव्य का नाम सुना है आप लोगों ने? द्रोणाचार्य को वो शिष्य जो कभी शिष्य बने नहीं, द्रोणाचार्य की फोटो लगा के, मूर्ति लगा के वो तीर सीखते रहे, है ना। तो एक तरह से एकलव्य क्या थे? एक ट्राइबल थे, ट्राइबल को रिप्रेजेंट करते थे। तो उनके नाम पे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टार्ट किया। जैसे जेएनवी आपने नाम सुना है, जवाहर नवोदय विद्यालय, वहां पे हर यूथ जा सकता है। बट एकलव्य मॉडल स्कूल जनरली वही होते हैं, वही बनाए गए हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन क्या हो? ज्यादा हो, ट्राइबल यूथ का वेलफेयर अच्छा हो। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी साथ है। सिमुलेट्स रियल ग्राम सभा प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे ये ग्राम सभा का प्रोसेस चल रहा है ना, गांव के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ बातें चल रही है। वैसे ही मॉडल यूथ ग्राम सभा में क्या होगा, है ना, किसी यूथ को सरपंच बना दिया जाएगा, किसी यूथ को अलग अलग पोस्ट दे दिया जाएगा, विलेज का बजट कि विलेज में इतना पैसा है, पैसे में क्या क्या काम होना चाहिए, प्रायोरिटी डिस्कस करो, एजेंडा डिस्कस करो। ठीक है, तो ये सारा काम यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। वाई वॉज इट इंट्रोड्यूस्ड? टू नर्चर सिविक लीडरशिप। ये जो काम है, गांव का बजट डिस्कस करना, गांव की प्रायोरिटी डिस्कस करना, ये सब क्या है? सिविक काम है। तो सिविक लीडरशिप को डेवलप करना, नर्चर करना, बढ़ाना। टू मेक गवर्नेंस एस्पिरेशनल, इट सीक्स टू मेक पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा एज एस्पिरेशनल एज मॉडल यूनाइटेड नेशन और यूथ पार्लियामेंट, है ना। कई बार मॉडल यूनाइटेड नेशन की बात की जाती है। यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वैसे ही स्कूल्स में मिमिक किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो वैसा ही ये ग्राम सभा को, यूथ ग्राम सभा को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। यूथ पार्लियामेंट भी लगता है ना, पार्लियामेंट का सेटअप यूथ को दिया जाता है कि अब आप डिस्कस करिए। तो ग्राम सभा सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे बेसिक चीज है। टू प्रमोट विकसित भारत विजन, विकसित भारत का क्या विजन है वो उस ग्राम सभा में, यूथ ग्राम सभा में क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा कि कास्ट फ्री, है ना, कोई कास्ट संबंधी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई जेंडर संबंधी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। समझ में आई बात, है ना। पॉवर्टी कैसे खत्म करना, ये सारा डिस्कशन वहां पे किया जाएगा। और जो एजुकेशनल गैप्स है खासकर गांव के लोगों में, गांव के बच्चों में, उसको खत्म किया जाएगा। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट होगा? अभी फेज 1 में 1000 स्कूल से ज्यादा स्कूल में इसको लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ कहाँ? जनरली जवाहर नवोदय विद्यालय में, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में एंड जिला परिषद के स्कूल में अभी इसको लॉन्च किया जा रहा है। उसके लिए टीचर को भी ट्रेन होना पड़ेगा, पता चला टीचर को ही ज्यादा अच्छे से नहीं आता। तो 126 मास्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है, 1200 प्लस टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है नेशन वाइड, है ना, कि उसको सेटअप को वो लोग गाइड करेंगे। पेडागॉगी, पेडागॉगी मतलब पढ़ाने का तरीका, पेडागॉगिकल अप्रोच कैसा होना चाहिए, कैसे उनको लर्निंग। अब डिबेट से भी आप सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ग्राम सभा के बारे में बहुत सारी चीजें बता दिया, 2-3 दिन क्लास ले लिया, है ना, उसके बाद बोल दिया कि आपस में आप डिबेट करो। अब डिबेट करोगे तो तुम्हें कुछ समझ में आया, तुम्हें आया, अब आपस में डिबेट करोगे तो एक दूसरे से सीखोगे। तो वो एक सीखने वाला, एक एंगेजमेंट बेस्ड अप्रोच होगा। इंसेंटिव, अवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, ये सब सारा बच्चों को मिलेगा। और फेज 1 में जब 1000 स्कूल में ये सब चीज देख लिया जाएगा,
और उसमें से जो थोड़ा बहुत कमी होगा, वीकनेस होगा, उसको फाइंड आउट करके ठीक कर लिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, उसको सारे एक्सपेंशन सारे स्कूल्स में क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेंड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज तुम कुछ नया कुकिंग सीखती हो, बिरयानी, तो आज ही तुम थोड़ी सब पूरे मोहल्ले के लिए बिरयानी बनाओगी, नहीं बनाओगी। आज पहले बनाओगी कि चलो 2 लोगों के लिए बना के देखते हैं, 4 लोगों के लिए बना के देखते हैं। ऐसे तुम 4-5 बार बना लोगी तो सोचो कि 20 लोगों के लिए बना के देखते हैं, फिर सोचो कि रेस्टोरेंट खोल देते हैं। समझ में आई बात? अचानक से तुमने पहली बार बनाया और सबके लिए बना दिया, तो बना पाओगे नहीं। तो कोई भी काम करने के पहले गवर्नेंस में एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट मतलब छोटे स्केल पे बनाओ। कैसे बनाओ? छोटे स्केल पे। उससे उसमें कुछ गलतियां होंगी, उनसे सीखो, और सीख के तब इसको कैसे लॉन्च करो, बड़े स्केल पे लॉन्च करो। समझ में आई बात? तो वो फेज 2 में किया जाएगा। एकलव्य मॉडल स्कूल बता दिया, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है ना, क्लास 6 से 12th फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसा है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, है ना। जवाहर नवोदय विद्यालय भी वैसा ही है। सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल यूथ ग्राम सभा, स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक रूट्स। डेमोक्रेटिक रूट्स को क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है, गांव की रूट्स को। सिविक वैल्यूज को कल्टीवेट करता है। अर्बन रूरल डिवाइड को क्या करता है? कम करता है। रूरल यूथ ऑफन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गवर्नेंस मैकेनिज्म गेन एजेंसी एंड अवेयरनेस। एजेंसी का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। एजेंसी का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग गेन करते हैं कि अच्छा डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है। लीडरशिप का डेवलपमेंट होता है। डेमोक्रेसी कंटिन्यू होता है ना। एंड अलाइनमेंट विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 2020 में नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना कि बच्चों को कैसे एजुकेशन देना है, पार्टिसिपेट करा के, डिबेट करा के, अलग तरीके से। ऐसा नहीं कि पढ़ाते जाओ बस होते जाए, हुआ नहीं हुआ एग्जाम ले लो, कुछ भी करो, वैसे नहीं। उसके साथ ये प्रॉपरली क्या हो रहा है? अलाइन भी हो रहा है। बट क्या इसमें चैलेंजेस नहीं आएंगे? चैलेंजेस भी आएंगे। व्हाट इज द चैलेंजेस? लिमिटेड अवेयरनेस। गांव में या बच्चों को स्कूलों में इतना अवेयरनेस है नहीं। करिकुलर ओवरलोड। ग्राम सभा और ये मॉडल ग्राम सभा लगनी है, लेकिन परसों से एग्जाम भी है, तो फिर पहले तो पढ़ाई भी करना पड़ेगा, ठीक बात है। ट्रेनिंग गैप्स, टीचर वगैरह ट्रेन नहीं होते हैं, है ना, प्रॉपरली। अर्बन नेग्लेक्ट। अब पंचायती राज की बात हो रही है, लेकिन सिटीज में पंचायत होता है क्या? नहीं। सिटीज में क्या होता है? म्यूनिसिपालिटीज होती है। वो कैसे काम करती है वो भी तो सिखाओ, है ना, ठीक है। तो वो अर्बन गैप है यहाँ पे। सिविक एजुकेशन इन अर्बन स्कूल्स ऑफन रिमेन्स डिटैच्ड फ्रॉम पंचायती राज डिस्कोर्स। सिटी में पढ़ने वाले बच्चे दिल्ली में, मुंबई में, उनको पंचायती राज कैसे काम करती है पता ही नहीं होगा, है ना, ठीक बात है। इवेल्युएशन मैकेनिज्म। एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैट्रिक्स टू असेस इंपैक्ट ऑन सिविक पार्टिसिपेशन। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको असेसमेंट नहीं हो पाता है। अब हम थोड़ा पंचायत के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। पंचायत वैसे तो मैंने बोला कि हजारों साल से इंडिया में चल रहा है, लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ, क्या हुआ? आजाद। तो गांधी जी चाहते थे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहे और पंचायत रहे, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहते थे। बट गांधी जी के चाहने से कुछ होता नहीं था, नेहरू जी के चाहने से होता था, डॉक्टर अंबेडकर के चाहने से होता था, क्योंकि गांधी जी थोड़े सीनियर थे। ही इज लाइक कि फोर फादर की तरह मैं बता दे रहा हूँ ये करो, है ना। बट जो यूथ यूथ तो नहीं थे, बट 50s 60s में जो लीडर लोग थे, गांधी जी और सीनियर थे। गांधी जी का डेथ भी 48 तक हो गया था, है ना। तो अब जो लीडर लोग थे, फॉर एग्जांपल डॉक्टर अंबेडकर, है ना, फॉर एग्जांपल नेहरू जी, इन लोगों ने अपना पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया कि चलो ये रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन साथ साथ में गांधी जी की भी बात मानी गई कि पंचायत को भी रखेंगे। पंचायत को रखा, लेकिन ज्यादा पावर नहीं दिया। पावर देने के काम 90s में किया गया। 90s में 1992 में किया गया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया, 73rd अमेंडमेंट बोलते हैं उसको, और उसको पावर बढ़ा दिया गया। किसका पावर बढ़ाया गया? पंचायत का। पंचायत से रिलेटेड बहुत सारा स्कीम लॉन्च किया गया है। स्वामित्व स्कीम, ड्रोन से मैपिंग की जाएगी माटी का, किसका लैंड कौन है, पंचायत का क्या अधिकार है, वो सब देखा जाएगा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ई मतलब ऑनलाइन ग्राम स्वराज पोर्टल वगैरह। सभासार एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल, मल्टीपल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट देना, ग्राम सभा को जो भी बातें हो रही हैं उनको समराइज करना, ये सब अभी किया जा रहा है। और अब कौन सा काम हो रहा है? मॉडल यूथ ग्राम सभा। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायत, गांव पंचायत का पार्ट है। 1992 में इसको रिकॉग्नाइज ज्यादा अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, है ना, ज्यादा पावर मिला इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। किसको? ग्राम सभा को। ग्राम सभा में सारे एडल्ट लोग जा सकते हैं, उस गांव के, उस पंचायत के, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आई बात, है ना। आपने वो पंचायत देखा है,
मिलेगा ना सचिव जी। सचिव जी होते हैं पंचायत सेक्रेटरी, जो उसको ग्राम सभा को आयोजन करते हैं, है ना। पंचायत में देखते हो ना 4 लोग 5 लोग बैठ के ग्राम सभा करते हैं, वो प्रॉपरली ग्राम सभा नहीं है। वहां पे बनराकस भाई साहब आते हैं, बोलते हैं अलुआ मीटिंग, मीटिंग करते रहो आप। तो वही अगर बड़े लेवल पे हो रहा होता तो क्या होता, ग्राम सभा होता। अब आप बात समझ में आ रही है, दिस इज ऑल अबाउट ग्राम सभा। ठीक है, ठीक है, ये बाद में वही सब चीजें हैं, है ना। करिकुलम को इंटीग्रेट करो, हर स्कूल में पढ़ाओ ग्राम सभा के बारे में, ऐसा यूथ ग्राम सभा क्रिएट करना, यूथ को इंसेंटिवाइज करना, मॉनिटर करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म को फैसिलिटेट करना, ये बेसिक चीजें हैं जो कि होना चाहिए। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, समझ में आया। ठीक है, सेकंड टॉपिक इज बाहुबली रॉकेट को इंजेक्ट किया गया है हेवीएस्ट इंडियन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। जो हेवीएस्ट इंडियन सैटेलाइट है कहां पे इंजेक्ट किया गया है, ऑर्बिट में। बाहुबली नाम है बाहुबली क्योंकि बाहुबली बहुत फेमस नाम हो चुका है। ठीक है, अब ऑर्बिट क्या है और कैसे है, वैसे तो पूरा डिटेल जो है इसका साइंस रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बट अगेन मैं आपको बताता हूं। ऑन नवंबर 2 2025 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इसरो, सक्सेसफुली लॉन्च GSAT-7R। नाम क्या है, GSAT-7R, इंडियन नेवीज मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट किसके लिए काम करेगा, इंडियन नेवी के लिए काम करेगा, कम्युनिकेशन के लिए काम करेगा। नेवी शिप में जा रही होती है, उनको दूसरे जगह से कम्युनिकेशन की जरूरत है कि नहीं है, वो कम्युनिकेशन, वहां टावर लगा हुआ है क्या, नहीं ना, पानी में, वो कैसे उनको कम्युनिकेट होगा, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट होगा। समझ में आई बात, तो उसके लिए ये सैटेलाइट काम करेगा। उसको इस रॉकेट से लॉन्च किया गया, LMV-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहां से सैटेलाइट का वेट 4400 kg था। तो एक तरह से एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए कि बहुत हेवी सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया है, और लॉन्च करके अर्थ से ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर ऊपर भेजा है और वहां जाके उसको स्थापित किया है ना। देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है ना, वो अर्थ से ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर के हाइट पे होता है। ठीक बात है। उसको दो तरह के सैटेलाइट होते हैं जिसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, एक को बोलते हैं जियो स्टेशनरी। जियो मतलब अर्थ, अभी अर्थ है, हमें पता है कि अर्थ रोटेट करता है, पता है ना। अब सैटेलाइट जैसे जैसे अर्थ रोटेट करे, सैटेलाइट भी वैसे वैसे ही रोटेट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी। क्योंकि अर्थ से ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखेगा, अर्थ यहां चला गया वो भी यहां चला गया, तुम वापस छत पे आके देखोगे वैसे ही दिखेगा, अर्थ यहां चला गया वो यहां चला गया। ठीक है, पहले के टाइम पे ऐसे एंटीना होता था ना, तो वो एंटीना जो आपको कम्युनिकेट कराता था वो कैसे होता था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। बार बार एंटीना बदलना पड़ता था क्या, नहीं, एक बार सेट कर दिए तो कर दिए, फिर आंधी वांधी आती थी हिल जाता था, फिर आके उसको सेट करना होता था, है ना। तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगा वैसे वैसे आपका एंटीना, आपका पूरा सेटअप, वो सैटेलाइट भी घूमेगा। तो अर्थ के हिसाब से क्या रहेगा, वो स्टेशनरी रहेगा। समझ में आई बात, है ना। मतलब अर्थ ऐसे जा रहा है तो एग्जैक्टली वैसे वैसे वो भी घूम रहा है कि अर्थ से उसका पोजीशन क्या रहे, सेम रहे। उसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी। 24 घंटे में अर्थ रोटेट हो जाएगा, वो भी कितने घंटे में हो जाएगा, 24 घंटे। ठीक है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप इक्वेटर वगैरह के बारे में पढ़ोगे, तो इक्वेटर के ऊपर उसको लगा रखा जाता है, इक्वेटर से ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन में होता है। ठीक बात है। उसके अलावा कोई दूसरा सैटेलाइट होता तो अर्थ ऐसे घूम रहा है, सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है 36,000 पे ही, बट 24 घंटे बाद मिल गए, बीच में नहीं दिखा, बट कब दिख गया, हर 24 घंटे बाद। उसको स्टेशनरी नहीं बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियो मतलब अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, 24 घंटे में मिलेगा, बट 24 घंटे कहां घूम रहा है, नहीं मिलेगा। ठीक बात है, उसको क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस। वो भी कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो ये वाला सैटेलाइट कौन सा है, जियो सिंक्रोनस है। समझ में आई बात। ऐसे 2 3 4 सिंक्रोनस सैटेलाइट आप यूज कर लोगे तो आपका कवर हो जाएगा, एक गया दूसरा आया, है ना। तो वैसे करके ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, इंडियन ओशन रीजन में काम करेगा। इसका नाम क्या है, GSAT-7R इज अ मल्टी बैंड जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इंडियन नेवी के लिए काम करेगा। GSAT-7 को रिप्लेस करके क्या आएगा, GSAT-7R। GSAT-7 2013 में लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट फुल्ली इंडिजिनाइज्ड है, इंडिजिनाइज मतलब इंडिया के अंदर बनाया गया है। ठीक है, इंडिजिनस मतलब क्या होता है, उसी कंट्री में बनाया जाना। फुल्ली मतलब 100%, इसका कोई भी पार्ट कंपोनेंट कहीं और कंट्री से नहीं आया है।
ठीक है, डिजाइन टू प्रोवाइड 15 ईयर ऑफ सर्विस। 15 ईयर में इसका जो भी बैटरी जो भी है खत्म हो जाएगा। 15 ईयर ये आपको सर्विस देगा, वॉइस देगा, बात कर पाओगे, डेटा देगा, वीडियो कम्युनिकेशन देगा। इस सैटेलाइट की हेल्प से क्या किया जा सकता है, वीडियो कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है, वीडियो कॉल वगैरह। इट कवर्स द इंटायर इंडियन ओशन रीजन, पूरा इंडियन ओशन रीजन को कवर करेगा जिसमें इंडियन शिप्स फैली हुई रहती है। समझ में आई बात? ये देखो ये पूरा सैटेलाइट दिख रहा है आपको, हैवी। अब ये तो हो गया सैटेलाइट की बात, है ना। इसमें LMV3 व्हीकल, सैटेलाइट तो एक हो गया जिसको लॉन्च करेंगे, व्हीकल से लॉन्च करते हैं। व्हीकल कौन था? LMV3, इंडिया मोस्ट पावरफुल लॉन्चर, जिसने 4.4 टन के सैटेलाइट को कहां लॉन्च कर दिया? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। ठीक है, इसमें क्रायोजेनिक री इग्निशन का सक्सेस हुआ। क्रायो मतलब एक तरह से हम बर्फ की बात करते हैं, आइस की बात करते हैं, बहुत ठंडे टेम्परेचर की बात करते हैं, है ना। तो जो हमारे पास फ्यूल है नाइट्रोजन वगैरह, उसको अगर हम बहुत ठंडा कर दें -200 डिग्री सेल्सियस, तो वो आइस जैसा होने लग जाता है। समझ में आई बात? तो वैसे, और वो जब यूज होता है एज अ फ्यूल जिस इंजन में, उसको हम क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। तो ये क्रायोजेनिक री इग्निशन सक्सेस मिला फॉर द फर्स्ट टाइम। इसरो री इग्नाइटेड द C-25 क्रायोजेनिक स्टेज आफ्टर इंजेक्टिंग द सैटेलाइट, अलाउिंग मल्टीपल ऑर्बिट इंसर्शन इन फ्यूचर एमिशन। ठीक है, पहले भी इसरो ऐसा कर चुका है, इसरो को 100% सक्सेस रेट है। चंद्रयान 3 वगैरह में भी LMV3 का ही यूज हो चुका है। समझ में आ रही बात, है ना। लेकिन सबसे हेवी अभी कौन था? बाहुबली रॉकेट। ठीक है, बाहुबली रॉकेट है ये। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, कितने टाइप के ऑर्बिट होते हैं डिटेल में हम साइंस की क्लासेस में पढ़ते हैं, बट बेसिक समझ लिया। अभी मैंने आपको दो बता दिया, एक जियो स्टेशनरी, एक जियो सिंक्रोनस। दोनों का हाइट क्या है? सेम, ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर, 35,786, है ना, ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर। ये इक्वेटर के ऊपर, ये बाकी कहीं ऑर्बिट में। इसके अलावा होता है लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ से कम हाइट, 100, 200, उसको क्या बोलते हैं? लो अर्थ। ये कहाँ 100, 200, 300 है, और ये कहाँ 36,000 है, तो ये लो अर्थ बोलते हैं। थोड़ा और ऊपर जाएगा तो क्या बोल देंगे? मीडियम अर्थ। थोड़ा और ये हो जाएगा आपका जियो स्टेशनरी। और जो सन के साथ सिंक्रोनस है, सन के साथ, सूरज के साथ, उसको हम क्या बोल देंगे? सन सिंक्रोनस। समझ में आई बात? सन के साथ सिंक में रखा गया। इस बार APSC के मेंस में यही क्वेश्चन आया था, डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक बात है ना। ठीक है, बाकी ये बेसिक्स समझा दिया, क्योंकि बाकी करंट अफेयर्स वाले स्टूडेंट्स को पता रहता है। क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड प्रोपेलेंट्स को यूज करता है काफी लो टेम्परेचर पे। जब बहुत कम टेम्परेचर पे आप यूज करोगे तो ऑलमोस्ट वो सॉलिडिफाई होने लगेगा। उस इंजन को क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक। कई बार हम जो अपने बर्फ वाले स्फीयर हैं उसको क्रायोस्फीयर बोल देते हैं। हिमालय में क्या है? क्रायोस्फीयर मतलब बर्फ है। पोल पे क्या है? क्रायोस्फीयर मतलब बर्फ है। फीचर्स क्या है? इंपल्स बहुत ज्यादा देता है, बहुत तेज रॉकेट का इंपल्स मिलता है ना। अपर स्टेज, जब रॉकेट पूरा इंडिया के ग्रेविटी से, मतलब अर्थ के एक तरह से एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है, तो इसका यूज हो रहा होता है। तो ये है क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, अब इंडियन नेवी के लिए क्या यूज होगा? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। अब जितना आप कम्युनिकेशन बेटर कर पाओगे, उस एरिया का, पूरे इंडियन ओशन रीजन का अवेयरनेस उतना अच्छा होगा। मैरीटाइम मतलब समुद्री। सिक्योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन उतना बेटर हो पाएगा, सिक्योर हो पाएगा, कोई उसको बीच में हैक वैक नहीं कर पाएगा। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमें किसी और कंट्री पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। यूएस थोड़ा सैटेलाइट दे दो, रशिया थोड़ा सैटेलाइट दे दो, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, है ना। नेटवर्क बेस्ड अगर वॉर करना हो पाकिस्तान वगैरह से या चाइना से, तो हम लोग उसके लिए क्या हो पाएंगे? कैपेबल। ये रहा इंडिया, ये पूरा रहा इंडियन ओशन रीजन। इस पूरे इंडियन ओशन रीजन को ये सैटेलाइट क्या प्रोवाइड करेगा? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो साइंस का तो पार्ट हो गया। ये पार्ट इंटरनल सिक्योरिटी का हो गया। किसका हो गया? इंटरनल सिक्योरिटी का। समझ में आई बात, है ना। तो ऐसे करके हम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी वगैरह और डिटेल में नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज क्या किया हम लोगों ने? बहुत हेवीएस्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया। एक तरह से हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था कि हम टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सुपीरियर हैं, है ना। आगे हम लोग गगनयान लॉन्च करने वाले हैं जिसमें ह्यूमन बैठ के जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन है कि हमारी कैपेसिटी अच्छी है, लोग बैठ के भी जाओ आराम से, हम भेज देंगे। क्रायोजेनिक इंजन को री इग्निशन का सक्सेस मिला हमें, और LMV3 का 100% लॉन्च सक्सेस रहा। ठीक है,
तो दिस इज द कंक्लूजन कि ये सैटेलाइट से आपको क्या मिलेगा, स्ट्रैटेजिक फोरसाइट मिलेगा नेवी यूवी में, मैरीटाइम में, है ना। भारत और ज्यादा क्या मिलेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और बाद में क्या बनेगा, विकसित बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंक्लूजन। हाँ जी, मैं डाउट ले लेता हूं आपका, है ना, तीनों टॉपिक खत्म होने के बाद फिर मैं डाउट ले लेता हूं। अभी बात करते हैं सीएजी के ऊपर, सीएजी ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारा स्कीम चलाता है ना। तो बहुत सारा जो स्कीम चलाता है उसको जनरली हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कौन सा स्कीम, सेंट्रल सेक्टर। एक को बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% पैसा सेंटर देता है सेंट्रल सेक्टर में, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 100% पैसा सेंटर नहीं देता है। 50% सेंटर देगा, 50% स्टेट को देना है। किसको देना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए चेंज हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में 90% सेंटर देगा, नॉर्थ ईस्ट या फिर जो आपके हिमाचल वाले, हिमालय वाले स्टेट है, हिमाचल उत्तराखंड, है ना, इनके लिए 90% कौन देगा, सेंटर, और 10% कौन देगा, स्टेट। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास ज्यादा पैसा खुद का नहीं है, हिमालयन स्टेट्स के पास बहुत डेवलपमेंट नहीं है, बहुत नेचुरल डिजास्टर है। समझ में आई बात, फ्लड हमेशा आ ही रहा होता है, आ ही रहा होता है, उनके पास बहुत पैसा है नहीं। ठीक है, उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा गया है। और बाकी जो स्टेट है, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, वो 50 अपना देंगे, 50 सेंटर देगा। कौन से स्कीम में, कौन से स्कीम में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है सीएजी, फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में डिटेल में पॉलिटी में पढ़ोगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जैसे कि सीए का काम जो होता है ना, ऑडिट करना, मुंशी लोगों का काम होता है ना, ऑडिट करना, ये आपके पूरे देश का अकाउंट को ऑडिट करता है। तो उसका क्या कहना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में, वो हम देखते हैं। सीएजी हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड ए हाई लेवल कमिटी, एक हाई लेवल कमिटी बनाया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या क्या इशू आ रहे हैं, क्या क्या इनएफिशिएंसी आ रही है, क्या क्या डुप्लीकेशन आ रहा है, और फिस्कल ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है ना। ये इन सब जो भी हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका डिजाइन, उसका इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए। समझ में आई बात। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी चला रहे हो, कंपनी में बहुत सारा आप काम कर रहे हो, तो आपका जो मुनीम है सीए, उसको आपने दे दिया कि पैसा कहाँ वेस्ट जा रहा है थोड़ा देखो, तो वही काम कौन कर रहा है, सीएजी कर रहा है। समझ में आई बात। गवर्नमेंट जो भी स्कीम चला रही है उसमें क्या क्या खामियां है वो बताएगा आपको। द कमिटी comprising senior CAG official and state finance secretary seeks to strengthen budgeting, accounting and payment framework to ensure better transparency and accountability in fund utilization. फंड यूटिलाइजेशन में बेटर ट्रांसपेरेंसी आए और अकाउंटेबिलिटी आए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आर प्रोग्राम्स ज्वाइंटली फंडेड बाय सेंटर एंड स्टेट्स, है ना, जनरली। और इसमें कौन कौन से आ गए, आपका कोर स्कीम्स 50-50 या 60-40, 60% कौन दे रहा है, सेंटर, 40% कौन दे रहा है, स्टेट। हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए क्या है, 90 और 10 है ना। फॉर एग्जांपल नेशनल हेल्थ मिशन, नाम सुना है आप लोगों ने, आयुष्मान भारत वगैरह में आ जाता है, पीएम पोषण, समग्र शिक्षा अभियान, मनरेगा, ये सब किसका पार्ट है, ये सब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पार्ट है। समझ में आई बात। जो काम स्टेट्स को करना होता है, हेल्थ किसको देखना है, स्टेट्स को, एजुकेशन किसको देखना है, स्टेट, उसमें भी 60% कौन दे रहा है आपको, सेंटर दे रहा है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए तो 90% कौन दे रहा है, सेंटर ही दे रहा है। समझ में आई बात। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। व्हाई हैज सीएजी फॉर्म्ड अ कमिटी, सीएजी ने कमिटी को क्यों फॉर्म किया, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए। जो काम हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है कि नहीं। जैसे इस बॉटल में क्या है, पानी है, ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है ना। अगर ये स्टील का बॉटल होता तो उसके अंदर पानी है, दिखता क्या, नहीं दिखता। तो अच्छे से दिख पाना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी। तो गवर्नमेंट जो भी काम करे वो आपको समझ में आए कि हाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है, खुद से समझ में आए, बताने की जरूरत नहीं पड़े, उसको क्या बोलोगे, ट्रांसपेरेंसी। एंड यूनिफॉर्मिटी बजटिंग में, अकाउंटिंग में, पेमेंट में। सीएसएस को एसडीजीज के साथ अलाइन करना। एसडीजीज को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, पॉवर्टी खत्म हो जाए, गरीबी भूखमरी सब खत्म हो जाए, तो क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंप्लीमेंट कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेशन। द डिसीजन फॉलोज द स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, है ना। स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस हुआ और इसमें ये बताया गया कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन
फाइनेंस को, पैसे रुपए को खर्च करने का डिसिप्लिन और बेटर चाहिए। टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन, एक फाइनेंस कमीशन होता है जिसके बारे में आप पढ़ोगे, फाइनेंस कमीशन पैसा एलोकेट करता है, उसके बारे में। अब सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बजट की बात करें तो गवर्नमेंट ने इस साल 5.4 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा था। पूरे यूनियन के सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे का कितना परसेंट है वो 8%। 8% खर्चा इन स्कीम्स में ही जा रहा है, जिसमें मनरेगा है, नाम सुना है आप लोगों ने, डिटेल में पढ़ोगे, जल जीवन मिशन है, पीएम किसान है, किसानों को पैसा देना, 50,000 करोड़ एनुअली सब में जा रहा होता है। टोटल नंबर, टोटल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कितने हैं 54 है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें 100% सेंटर को देना वो कितने हैं 260 है। आर ऑपरेशनल, मेनी ड्यू फॉर रिव्यू बाय 2026। 2026 से सबको रिव्यू करना है कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइजिंग एलोकेशन अंडरस्कोर्स द फिस्कल इंपॉर्टेंस एंड अकाउंटेबिलिटी नीड। ठीक है, कंसर्न क्या है, बहुत सारे स्कीम ओवरलैप कर रहा है इसमें, है ना, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे स्कीम ओवरलैप, ये भी पैसा आ रहा है वो भी पैसा आ रहा है, तो फायदा नहीं है। ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन, है ना, एक ही काम में बहुत पैसा जाना। पुअर आउटकम, आउटकम नहीं आ रहा है, पैसा तो जा रहा है बट आउटकम नहीं आ रहा। आप इमेजिन करो ना कितना पैसा जाएगा इस साल 5.4 लाख करोड़, उस हिसाब से आउटकम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, डिलेड फंड ट्रांसफर, कई बार फंड ट्रांसफर होने में डिले होता है। अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज, अकाउंटिंग मतलब कि उसमें करप्शन वगैरह झोलझाल होना। सेंटर स्टेट का फ्रिक्शन कि हम पैसा क्यों दें, और ये सब बहुत सारे स्टेट मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। जैसे दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बोला हेल्थ में मैं अपना चलाऊंगा, आपका वो 60% हमें नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि आपका नहीं चाहिए। अलग अलग गवर्नमेंट होती है, अलग अलग पार्टी की, तो फ्रिक्शन आ जाती है। सेंटर में जो गवर्नमेंट है, स्टेट में जो सेम गवर्नमेंट है, तो फ्रिक्शन नहीं आता, इसीलिए उसको बोल देते हैं डबल इंजन का सरकार। समझ में आई बात, ठीक है। इसी की वजह से इवेल्युएशन में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, फिस्कल डिसिप्लिन को और इंप्रूव करना, पॉलिसी को और बेटर बनाना, है ना। फेडरलिज्म मतलब सेंटर स्टेट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म, उसको और ज्यादा कोऑपरेटिव बनाना। डुप्लीकेशन और वेस्ट को क्या करना, रिड्यूस करना। और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, ये जो सब कुछ आएगा इससे डेटा आएगा ना, डेटा से ड्राइव होता हुआ गवर्नेंस की पॉवर्टी कितनी है, इनइक्वालिटी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, उसके हिसाब से पॉलिसी बनेगी, उसको क्या बोलोगे, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल आप लोग का टेस्ट हुआ है ना, ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया एमसीक्यू में, बट आंसर राइटिंग में कम स्कोर किया, तो आंसर राइटिंग का डेटा आ गया। अब आप लोगों को किस पे फोकस कराया जाएगा, आंसर राइटिंग पे। इनका उल्टा है, इनको किस पे फोकस कराया जाएगा, एमसीक्यू पे। तो वैसे ही गवर्नेंस को क्या बोलेंगे, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। ठीक है, सीएजी के बारे में है, सीएजी के बारे में आप डिटेल में पॉलिटी में पढ़ते हो। सीएजी का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका काम क्या होता है, ये आपके लिए एक तरह से आपके लिए चौकीदार है, हमारे लिए पूरे इंडियन सिटीजन के लिए क्या है, सीएजी चौकीदार। गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चौकीदारी करना किसका काम है, सीएजी का। समझ में आई बात, मना नहीं करेगा, निगरानी रखनी, गलतियां निकालना कि तुमने जो पैसा किया उसमें करप्शन हुआ, ये सब किसका काम है, सीएजी का काम है। वेस्टेज निकालना कि वेस्टेज कर दिया तुमने, ये सब किसका काम है, सीएजी का काम है। समझ में आई बात। 148 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सीएजी को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, है ना, ठीक है। रिमूवल कैसे होगा, कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज। सीएजी कोई पर्सन है ना, इस पर्सन को इजीली गवर्नमेंट हटा नहीं सकती है। समझ में आई बात, कि कल प्राइम मिनिस्टर का मन हुआ कि सीएजी को हटा दें, ऐसा नहीं होगा। पार्लियामेंट जो होता है, जब आप पॉलिटी डिटेल में पढ़ोगे तो समझोगे, पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में 3/4 मेजोरिटी से, सॉरी 2/3 मेजोरिटी से। समझ में आई बात, है ना। स्पेशल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और 50% से ज्यादा लोगों का जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, वो दोनों लगता है, तो जाके इनका रिमूवल होता है। मतलब ऐसा अभी के लिए जान ले, इनका रिमूवल का प्रोसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटा सकते, इनको भी नहीं हटा सकते। ठीक है, ड्यूटीज इनका बहुत सारा है गवर्नमेंट का, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो, सबका अकाउंट को कौन ऑडिट करेगा, यही करेंगे। सबको कौन एग्जामिन करेगा, यही करेंगे। ठीक है, तो ये सब सीएजी का काम है। यूपीएससी क्लियर करते हो आप लोग, तो यूपीएससी में एक पोस्ट होता है
IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उसमें मिलता है। तो आप किसके अंदर काम करोगे? CAG के अंदर काम करोगे। समझ में आई बात? 15, 16, 17 ईयर्स में आप किसी स्टेट में हेड बन जाओगे। स्टेट के पूरे अकाउंट्स का ऑडिट किसकी जिम्मेदारी रहेगी? आपकी जिम्मेदारी रहेगी। IAS को, IPS को, ACS को सब लोग जानते हैं, इनको सब लोग नहीं जानते, बट जिसको जानना है वो जानता है। CM को जानना है, मिनिस्टर्स को जानना है, खर्चा वो कर रहे हैं, खर्चा सही किया गलत किया इनको बताना है। समझ में आई बात? तो वो सब काम किसका होता है? CAG का होता है। समझ में आई बात? नाउ वे फॉरवर्ड, CSS का क्या कर दो? रैशनलाइजेशन कर दो। मतलब जितना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रहा है, रैशनलाइजेशन एक बहुत अच्छा वर्ड है। एक वर्ड होता है हटा दो, हटाना भी तो नहीं है। एक वर्ड होता है कि चलने दो, तो उसमें भी फायदा नहीं है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है उसको इफेक्टिवली मॉनिटर किया, जो वेस्ट है उसको हटा दो। समझ में आई बात? जो अच्छा है उसको रहने दो, इसको हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड CSS ऑडिट फ्रेमवर्क, एक ऑडिट फ्रेमवर्क होना चाहिए पूरे CSS के लिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए। फंड रिलीज तभी करो जब आउटकम आ रहा है, उससे लिंक हो जाना चाहिए। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो लोगों को डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आता है, ये सब इंटीग्रेट हो जाए। और पीरियोडिक रिव्यू हो, है ना? यहाँ फाइनेंस कमीशन जो आएगा, जब इसके बारे में आप पढ़ोगे, उसका पीरियोडिक क्या हो? रिव्यू है। अब इसके ऊपर ये 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट, मॉडल यूथ ग्राम सभा के ऊपर है ना, जिसको आप आराम से पॉज करो और पॉज करके इसका आंसर बताना है आप लोग को। अभी अभी आपने टॉपिक पढ़ा है, तो ये MCQ पे आंसर बताना है। जब आप यूट्यूब पे देखोगे तो नीचे कमेंट करो। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है इसरो का, अभी जो GSAT 7R लॉन्च हुआ है, इसको पॉज करो, इसको आंसर बताना है। और ये तीसरा क्वेश्चन किसके ऊपर है? CAG के ऊपर है, इसको पॉज करो, इसका आंसर बताओ। समझ में आई बात? तो यही है, ऐसे करके हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे। आज आज का DCA, 4th का DCA आपको रात तक 10-11 बजे तक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।